जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे केसीसी संगम में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम बताए थे आपको सेल कोशिका के बारे में बताए थे और जो पूरा हो नहीं पाया था, ठीक है, जिसमें हम सेल के बारे में क्या क्या बता दिए थे आपको। कोशिका झिल्ली बता दिए थे, कोशिका भित्ति बता दिए थे और माइटोकांड्रिया, ये तीन हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में क्या किए थे, डिस्कस कर पाए थे। है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे और जो सेल ऑर्गन्स हमारे सेल में प्रेजेंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे ये देखिए, ये हमारा सेल का जो है स्ट्रक्चर है, इसमें हम अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। ये जो ऊपर की लेयर है ये हमारी क्या है, सेल वॉल है। ये इंटरनल लेयर जो है ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और ये छोटे छोटे बहुत सारे कलरफुल आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब हम लोग जैसे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग कोशिका भित्ति ये इसका देख लिए थे, ये सेल मेम्ब्रेन हमने देख लिया था। उसके बाद हम लोग ने क्या देख लिया था, माइटोकांड्रिया। ठीक, ये माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट जो भी सेल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसके बाद हमारा क्या है, गोल्जी अपरेटस, जिसे हम लोग दूसरे नाम से गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी बॉडी कह सकते हैं, गोल्जी अपरेटस कर सकते हैं, है ना। यह एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेल के अंदर, है ना। आप जानते होंगे सबसे मेन जो वर्क होता है वो ट्रांसपोर्ट का होता है। किसका होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है। ट्रांसपोर्ट का काम जो करता है सेल के अंदर वो कौन करता है, हमारा गोल्जी अपरेटस। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है वहाँ पे, है ना, कि ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है लेकिन किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। देखो जैसे अभी क्या हुआ, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट कर रहा है हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, अब क्या होता है कि प्रोटीन का बनना, है ना। आपको पता है कि प्रोटीन बनता है ना। प्रोटीन कहाँ पे बन रहा है, राइबोसोम के पास बन रहा है। ठीक, अब एनर्जी बन रहा है। जैसे अब मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तेजी तेजी से, ठीक है, तो अब आप बताइए हमको कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो किस जगह पे हो रहा है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस चीज़ को चाहिए होगा, जिह्वा को हमारे चाहिए होगा, है ना। अगर हम रेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको किसको चाहिए होगा, हमारे लंग्स को चाहिए होगा क्योंकि वो तेजी तेजी से पंप करने लगता है। हमारे पैर को चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग दौड़ते हैं तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब जो हमारे एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, वो माइटोकांड्रिया हमारे बॉडी में हर एक जगह पे इक्वल लेवल पे प्रेजेंट है। अगर हमको ज़्यादा ज़रूरत एनर्जी की हो रही है, अगर हमारे पैर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी ज़रूरत हो रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, तो उसको हमारे जैसे जहाँ पे एनर्जी कम यूज हो पा रहा है वहाँ से एनर्जी को लेकर ये हमारा कहाँ पे पहुँचाएगा, आपका जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो रही है। जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मेरे जिह्वा को चाहिए होगा, और यहाँ पे जो मेरे जैसे यहाँ पे हमारे हैंड का हो गया, मेरे पैर का हो गया, यहाँ पे जो एनर्जी बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वहाँ पे कम चाहिए होगा। तो जो ये हमारा गोल्जी अपरेटस होगा, गोल्जी बॉडी होगा, ये क्या करेगा, एनर्जी को वहाँ से लेगा, तुरंत कहाँ पे पहुँचाएगा, जिह्वा के पास। अगर नहीं पहुँचाएगा तो यहाँ पे इतनी एनर्जी नहीं बन पा रही कि कंटिन्यू बोलता ही रहे, तो कुछ देर में क्या होगा, हमारा जिह्वा शांति से हो जाएगा, फिर मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो इसलिए जो एनर्जी का रिक्वायर्ड है वो ट्रांसपोर्ट करने की बात आएगी तो कौन करेगा, आपका गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए छोटे छोटे ये बैग की नुमा है इसमें, है ना। इसी में ये क्या होते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एक बंडल बनाते हैं, बंडल बना के वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जहां पे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ये तो हमारा क्या हो गया, एटीपी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा जो प्रोटीन वगैरह हो गए, फैट्स वगैरह हो गए, जहां पे कम रिक्वायर्ड है वहां पे क्या होंगे, वहां से ले लेंगे, और जहां पे ज़्यादा रिक्वायर्ड है वहां पे पहुंचा देंगे, है ना। ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है, हमारा गोल्जी अपरेटस कर रहा है, गोल्जी बॉडी जिसे हम लोग कहते हैं, है ना दोस्तों। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर। जैसे हमारा माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होता है उसी तरह से ये गोल्जी अपरेटस भी प्रेजेंट होता है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सबसे मेन जो वर्क होता है गोल्जी अपरेटस का क्या होता है, परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का। अब किसका ट्रांसपोर्ट होता है हमने आपको बता दिया, है ना। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक।
देखो ये आपको बैगनुमा दिख रहा होगा ये संरचना, ये देखो बैगनुमा संरचना दिख रहा है, इन्हीं में ये पैक करके बंडल बना के क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। यह भी एक तरह से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब ये क्या करता है, जो सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो खोज किया था किन्होंने, डी डुबे। कौन थे, डी डुबे नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, लाइसोसोम नामक सेल ऑर्गेनेल्स का सबसे पहले सर्च किया था, खोज किया था, है ना, डी डुबे नामक साइंटिस्ट। ये क्या होता है, इसके अंदर ये देखो ये छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन गोला गोला सा दिख रहा है, ये क्या है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जल अपघटक एंजाइम। अब जल अपघटक एंजाइम करता क्या है, इसका रोल क्या होता है, इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। ये क्या करता है, जैसे देखो अब जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम के अंदर। अब ये क्या करता है जैसे कोई कोशिकाएं ना, अब सेल ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं। अब सेल ऑर्गन्स में जैसे माइटोकांड्रिया बोल दिया भैया मुझको काम नहीं करना है, अब माइटोकांड्रिया क्या कर रहा है, काम करना बंद कर दे रहा है, वो सुस्त पड़ा है। अब वो सुस्त पड़ा है तो ये हमारा लाइसोसोम क्या कहेगा, तुरंत जाएगा माइटोकांड्रिया के पास, पूछेगा भैया क्या हुआ, काम काहे नहीं कर रहे हो, बोलेगा नहीं करना, मेरी मर्जी। हाँ, जैसे ही वो काम करना बंद कर देगा तो ये तुरंत क्या करेगा इसके पास हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम होता है, ये क्या करता है, तुरंत फव्वारे की तरह माइटोकांड्रिया के ऊपर क्या कर देगा, छिड़क देगा, डाल देगा। उसके बाद माइटोकांड्रिया तुरंत क्या हो जाएगा, वहां से तुरंत गल जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मेन जो रोल होता है यही होता है, जो डेथ सेल ऑर्गेनेल्स हो गई, डेथ जो सेल हो गई, उन सब को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए क्या इसमें पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, कोशिकाओं को पचाता है। ठीक है, अब जैसे माइटोकांड्रिया काम नहीं किया, उसके ऊपर डाल दिया, जाओ, वो क्या हो गया, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया। लाइसोसोम प्रोटीन बनाना बंद कर दिया, अब ये क्या करेगा, लाइसोसोम तुरंत जाएगा राइबोसोम के ऊपर डाल देगा, जाओ तुम हट जाओ यहाँ से, जगह खाली करो, दूसरे राइबोसोम का निर्माण हो जाएगा, वो प्रोटीन बनाएगा। तो इसका काम ही होता है कि डाइजेस्ट कर देना। इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है वो उसके ऊपर डालेगा, वो तुरंत क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर जाएगा। तो ये हमारा लाइसोसोम होता है। ठीक है, ये कोशिकी पाचन में भी हेल्प करता है। अब कोशिकी पाचन हेल्प कैसे करता है, आप एग्जाम्पल देख लेंगे, कभी आपके जैसे दरवाजे में उंगली दब जाती है तो क्या हो जाता है, हमारा अगर वो ब्लड नहीं निकला तो हमारी जो ये उंगली है वो रेड रेड हो जाएगी, है ना, तेजी से दब गया। या आपको कहीं चोट लग जाता है, देखेंगे आप, रेड हो जाता है, कोई मार दिया, रेड हो गया, ब्लड नहीं निकला, तो उस समय क्या होता है, वहां की जो सेल होती हैं वो डेड कर जाती हैं, वो मर जाती हैं। जब वो मर जाती हैं तो वहां क्या दिखने लगता है, हमको बाहर से रेड रेड दिखने लगता है। अब वो मरती हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से ना, ऐसे ही करते हैं ना, गर्म पानी लेते हैं, उसको धुलाई करते हैं। जब धुलाई करते हैं तो बगल वाले सेल के जो हमारे बगल वाले सेल के जो हमारे लाइसोसोम होते हैं वो देखेंगे भैया इस सेल में यहाँ पे ये मरी हुई सेल है। अब यहाँ पे हम लोग ये ऐसे धुलाई किए तो क्या हुआ, जब यहाँ पे धुलाई किए तो इनको कहीं न कहीं धीरे धीरे जब गर्माहट लगेगा तो इनको क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा कि भैया कुछ हो रहा है बगल वाले कोशिकाओं में। तो ये लाइसोसोम क्या करेंगे, वहां पर जाके झांकेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है भैया। अब वो देखें कि अच्छा ये मर गई हैं, यहाँ पे धुलाई हो रहा, तो ये क्या करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे अपना जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उस कोशिका, मरी हुई कोशिका पे डालना शुरू कर देंगे। अब जब धीरे धीरे इस मरी हुई कोशिकाओं पे ये डालना शुरू कर देंगी, यहाँ से धीरे धीरे अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस पे डालेंगी, तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेगी, यहाँ से डाइजेस्ट होने लगेगा। आप देखते हैं कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सही हो जाता है ना। तो ऐसे ही ये मरी हुई कोशिकाओं का भी क्या करती हैं, पाचन कर देती हैं। हमारे बॉडी में जो भी डेथ सेल होती हैं उनको क्या कर देती हैं, ये डाइजेस्ट कर देती हैं, है ना। अब दूसरा आता है क्या, इन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, किसको,
लाइसोसोम को। अब आत्महत्या की शैली क्यों बोला जाता है थैली? क्यों? क्योंकि आपको पता है ये किसको मारता है? मरी हुई कोशिकाओं को डाइजेस्ट कर देता है। जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स, उनको क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है, खत्म कर लेता है अपने अंदर लेके। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली, है ना। सुसाइड बैग भी इसीलिए इसको बोला जाता है। ठीक, ये एक जगह पे नहीं प्रेजेंट होते हैं। एक ऐसी सेल्स होती हैं जहां पे ये क्या होते हैं? पाए ही नहीं जाते हैं। अब आप बोलेंगे कौन सी ऐसी सेल है ना। अब ऐसी सेल कौन सी है कि जहां पे ये क्या होते हैं? पाए ही नहीं जाते हैं। ऐसी सेल अगर वहां पे है तो वो मरती होंगी तो उनको कौन डाइजेस्ट करता होगा, है ना। ये भी बातें आती हैं। तो ये आरबीसी के जो हमारे आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं, कौन सी? आरबीसी की, आरबीसी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट होता है, उसमें नहीं पाया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो तो 120 ही दिन होता है, 120 दिन के अंदर आरबीसी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब आरबीसी अगर वहां मर जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करने वाला कोई होना चाहिए। अगर ये नहीं डाइजेस्ट करेगा तो वहां पे आरबीसी मरता रहेगा, फिर तो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी इफेक्टेड हो जाएगी ना। तो इसकी जगह पे हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? एक आप जानते होंगे लेफ्ट साइड में स्प्लीन प्रेजेंट होता है, प्लीहा जिसे हम लोग बोलते हैं ना। आरबीसी जो डेथ होती कोशिकाएं हैं वो कहां पे डाइजेस्ट होती हैं? स्प्लीन में। कहां में? स्प्लीन में। स्प्लीन में डाइजेस्ट होती हैं, है ना। सिर्फ एक ही कोशिका ऐसी होती है, कौन सी? आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की कोशिकाएं कहां पे डाइजेस्ट होती है? कोई पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा आपका ऑब्जेक्टिव, है ना, कि ऐसी कौन सी सेल है जहां पे लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट होता है? तो आप क्या बताओगे? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अब वहां पे आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता है तो कोई पूछेगा भैया अगर लाइसोसोम वहां नहीं प्रेजेंट है तो आरबीसी जो मर जाएंगी उनको कौन डाइजेस्ट करेगा? उनको डाइजेस्ट करने वाला कोई होना चाहिए। तो कौन होगा? हमारे पास कौन है? स्प्लीन। कौन बैठा है? स्प्लीन हमारे बॉडी में बैठा है। वो क्या करता है? जो मरी हुई आरबीसी होती हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है ना। समझ में आ गया? जहां पे लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट हैं उनको डाइजेस्ट कौन कर रहा है? स्प्लीन कर रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। समझ में आ गया यहां तक कि हमारा लाइसोसोम क्या होता है ना। यह एक तरह का सेल ऑर्गेन्स है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है? रोल होता है हमारे सेल के अंदर। कोई मरी हुई सेल ऑर्गेनेल्स हो गई या फिर हमारी जो अगल बगल की सेल मर जाती हैं कोशिका। जैसे आप जानते होंगे बहुत सारे हमारी पूरी बॉडी क्या है? कोशिका से ही तो बनी होती है। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं क्या हैं? आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना, बहुत सारी कोशिकाएं। अब यहाँ इधर की 5, 7, 10, 20 कोशिकाएं मर गई, इधर वाली जिंदा रहती हैं। तो ये क्या करती हैं? अपने पास से धीरे धीरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस पर डाल के इधर क्या करती हैं? ये जो मरी हुई कोशिकाएं रहती हैं इनका यहाँ से सफाया कर देती हैं। समझ में आया? इधर से इनका सफाया कर देंगी। जब इधर सफाया करेंगी फिर ये सेल डिवीजन के जरिए इधर से फिर से न्यू सेल का निर्माण कर देंगी, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा किसका? लाइसोसोम में हमारे बॉडी के अंदर, है ना। ये इसमें अगर कोई पूछ लेता है भैया चलो बताओ कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में, क्या बताओगे? हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है राइबोसोम। समझ में आया? राइबोसोम यह क्या होता है? यह भी हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब राइबोसोम भी हमारे कहां प्रेजेंट होगा? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मेन जो काम होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन को बनाने में सबसे जो हेल्प करता है वो कौन होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है, अब बताइए
प्रोटीन का निर्माण करता है। आपको भी पता होगा प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एमिनो एसिड को लेंगे, लेने के बाद क्या कर देंगे, प्रोटीन का निर्माण कर देंगे, प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, ये सबसे हमारा जो मेन रोल होता है इनका, वो क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का निर्माण होता है, कोई पूछ लिया भैया कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है हमारे बॉडी में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, राइबोसोम, है ना। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। कहां प्रेजेंट होता है राइबोसोम, राइबोसोम हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब आगे देखेंगे कि जो हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर आप देखो ये होता है, ऐसे दो उसमें जुड़ा रहता है ना। ठीक, 70S और 80S। ठीक है, देखो अब ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है आप भी जानते हो। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे कोई चीज ले लो, आप पानी में डालो, वो सेटल डाउन होता है। अब वही सेटल डाउन के हिसाब से कि कितना जल्दी कौन सेटल डाउन होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है देखा गया है, वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक 70S और एक 80S। ये जो 80S है वो सेडिमेंटेशन रेट को दर्शाता है। यहां पे भी जो यस है वो क्या करता है, सेडिमेंटेशन रेट को भी दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सेडिमेंटेशन, ये जो हमारा राइबोसोम होता है वो कितने टाइप्स का होता है, तो हम बता देंगे कितने, 2 टाइप्स नहीं कह सकते, कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो 2 टाइप्स का ना। कौन कौन सा, एक 70S और 80S। समझ में आ गया। अब बात आती है कि 70S जो होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है और 80S कहां पे प्रेजेंट होता है। देखो एक तरह से होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिफरेंट क्या होता है सेल में, है ना। ऐसे आज थोड़ा सा जान लीजिए कि वो कोशिकाएं जो क्या होती हैं, पूर्ण रूप से डेवलप नहीं रहती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और वे कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से डेवलप्ड रहती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80S टाइप का, और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा पाया जाता है, 70S टाइप्स का। ठीक है, तो 70S टाइप का पूछ लिया, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 70S। यूकैरियोटिक सेल में कौन सा, 80S। ठीक है, समझ में आ गया। ये 2 तरह से हमारा जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं, वो भी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। ठीक, ये आप देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। ठीक है, अमीनो एसिड चैन, ये देखो अमीनो एसिड चैन बन के कैसे कैसे फॉर्मेशन करता है। ठीक, यहाँ पे mRNA tRNA होता है, आप लोग जान ही रहे हो। mRNA क्या करता है, मैसेंजर, tRNA ट्रांसपोर्ट RNA। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें इसमें प्रेजेंट हैं जो पूरा क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। समझ में आ गया यहाँ तक दोस्तों। ठीक है, अब ये चीजें हम लोग इस क्लास में बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी और ही बेटर होने वाली है। ठीक है, उसमें और हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे, तो आप लोग वेट करिएगा नेक्स्ट क्लास की। तो उसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, जो भी बचे हुए हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज हमारा पार्ट 2 वीडियो बन रहा है। इसके पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या बता दिया था, आप लोग देख भी चुके हैं, है ना। जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया था, सेल कोशिका क्या होता है, कोशिका भित्ति बता दिया था, कोशिका झिल्ली बता दिया था, और माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा उसमें अभी न्यूक्लियस है, सेंट्रोसोम है। अभी इन सब हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।